वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ऑल दैट वी डिस्ट्रॉय। तो कहानी की शुरुआत में काले लिक्विड के अंदर से एक लड़की निकलती है। इसका नाम है एशले। फिर उसे कोई नहलाकर मेकअप वगैरह करवाकर सुला देता है। जब एशले की नींद खुलती है उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम है स्पेंसर। वो एशले से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। एशले बताती है वो तो छोड़ो, लेकिन तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ। वो कहता है तुम मेरे घर पे हो। अब एशले को ठंड लगती है तो स्पेंसर उसे ओढ़ने के लिए कुछ चादर देता है और फिर उसे वाइन ला कर देता है। कहता है तुम्हें वाइन बहुत ही पसंद है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि एशले को कुछ याद नहीं है और वो पूछती है कि तुम हो कौन। स्पेंसर कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? कम से कम ये तो याद होगा कि मैं और तुम कैसे मिले थे। एशले ना में जवाब देती है और इसके अगले ही सेकंड स्पेंसर उसको नीचे धकेल कर उसका गला घोंट कर उसकी जान ले लेता है। फिर उसकी लाश को घसीट ले जाकर बाहर एक टैंक में डाल देता है और तब वहाँ पे कार आती है जिसमें स्पेंसर की माँ विक्टोरिया होती है। वो घर के अंदर आती है तो स्पेंसर कहता है कि माँ उसका काम तमाम हो गया। तो विक्टोरिया एक नोटबुक टेबल पर रख कर कहती है अब तुम्हारा मन कैसा है बताओ, तुम्हें जो फील हो रहा है वो इस नोटबुक में लिखो। तो स्पेंसर गुस्से में कहता है वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि उस लड़की को देखकर मुझे कोई फीलिंग आई ही नहीं। कहकर वो चला जाता है। दोस्तों विक्टोरिया एक जेनेटिक्स रिसर्च साइंटिस्ट है। उसका अपना एक लैब है। वहीं पर वो ब्लैक लिक्विड होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और ये कहानी काफी फ्यूचर में हो रही है, यानी यहाँ पे काफी हाई टेक इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो विक्टोरिया की इक्विपमेंट को ऑन करती है तो उसे कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं वो, और वो भी होलोग्राम में। इतने में स्पेंसर वो नोटबुक अंदर सरकाता है लेकिन उसने कुछ नहीं लिखा होता। तब विक्टोरिया को उसका पति यानी स्पेंसर के पापा का कॉल आता है जिसका नाम है पार्कर। और ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं है क्योंकि विक्टोरिया एक छोटा चिप अपने सर पर फिक्स करती है और अगले सेकंड उसका कॉन्शियसनेस टेलीपोर्ट होकर डिजिटल दुनिया में चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो खुद पार्कर के पास जाकर उससे बातें कर रही है। इस तरह की डिजिटल दुनिया में इनकी बातचीत होती है। पार्कर पूछता है क्या कोई सुधार हुआ बच्चे में। विक्टोरिया कहती है कोई सुधार नहीं आया उसमें, और तो और उस लड़की को भी उसने मार डाला। तो पार्कर कहता है तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, उसे मेडिकल प्रॉब्लम है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन विक्टोरिया भी कहती नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने बेटे को ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे लाख बार भी कोशिश करनी पड़ जाए मैं करूंगी। अब अगले सीन में फिर लैब के अंदर उस काले लिक्विड के अंदर से एक और लड़की निकलती है। वो कोई और नहीं एशले है जो मर गई थी। विक्टोरिया एशले को नहलाकर फिर उसका मेकअप करवाकर उसे बेड पे सुलाती है। उस बेड के पास ही स्पेंसर होता है जो वहाँ फिक्स किए गए कैमरा को देखता है जिसके जरिए विक्टोरिया इनको देख रही होती है। एशले आंख खोलती है तो पूछती है मैं कहाँ हूँ। स्पेंसर कहता है तुम मेरे घर में हो, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो एशले ना में जवाब देती है। स्पेंसर फिर गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे नहीं जानती क्यों, और ये देखकर विक्टोरिया को टेंशन होने लगती है। एशले की कुछ समझ में नहीं आता और वो स्पेंसर से डर जाती है। वो बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन स्पेंसर उसे पकड़कर उसका गला घोंट कर मार डालता है। फिर वो उस कैमरे को भी थोड़ा तोड़ देता है और एशले की लाश को घसीट कर बाहर लेकर जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है जब स्पेंसर अपने टाउन से कुछ दूर किसी दूसरी जगह पे होता है। तब वहाँ पे गाड़ी आती है। एक आदमी एक लड़की को ड्रॉप करके कहता है आइंदा मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा समझी, फिर कभी मुझे नजर मत आना। कहकर वो चला जाता है। वो लड़की काफी गुस्से में कहती है कि तुम भी अगर मुझे कहीं दिख गए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। यही है दोस्तों एशले, और स्पेंसर पहली बार एशले से इसी तरह मिला था। तब स्पेंसर को विक्टोरिया का मैसेज आता है कि बेटा तुम टाउन से लगभग आधे मील की दूरी पर हो राइट, पैदल चले गए थे क्या? अंधेरा होने से पहले घर लौट जाना। अब स्पेंसर उसको देखकर एशले के पास जाता है और कहता है कि मेरा नाम स्पेंसर है, मैं पास ही के टाउन में रहता हूँ। वैसे तुम जिस दिशा में जा रही हो वो गलत है, उस तरफ ना ही कोई हाईवे है और ना ही कोई टाउन। मेरे साथ इस तरफ चलिए, मेरा टाउन आ जाएगा। एशले कहती ठीक है, मैं भी तुम्हारे टाउन चलूंगी। दोनों टाउन की ओर चलने लगते हैं। फिर इसी बीच एशले कहती है मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। स्पेंसर उसे अपना कोट दे देता है। दोनों फिर स्पेंसर के घर जाते हैं तो एशले कहती है तुम्हारा घर तो यार बहुत ही बढ़िया है, तुम अकेले रहते हो क्या? वो कहता है मैं और मेरी माँ यहाँ पे रहते हैं, मेरी माँ जेनेटिक्स रिसर्च साइंटिस्ट है और वैसे ही काम करती है। फिर एशले स्पेंसर की ड्राइंग्स देखकर उसकी बड़ी तारीफ करती है कि मुझे भी आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। कहकर वो अपने हाथ पर बना टैटू दिखाती है। दोनों फिर साथ में डांस करने लगते हैं और स्पेंसर को एशले बहुत ही पसंद आ जाती है। लेकिन एशले कहती है प्लीज प्लीज हाथ उठाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अभी तो हम मिले हैं। अब स्पेंसर ठहरा दोस्तों साइको, उसे रिजेक्शन की आदत है ही नहीं और वो एशले का गला दबाकर उसे मार डालता है। तो जब विक्टोरिया घर आती है तो एशले की लाश देखकर चौंक जाती है पूरी तरह और स्पेंसर पर चिल्लाती है कि मुझे लगा था तुम बदल गए होगे लेकिन तुमने फिर से शुरू कर दिया बेटा। वो कहता है मुझे ये लड़की बहुत ही अच्छी लगी माँ, लेकिन पता है इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका कत्ल कर दिया और मुझे वो वापस चाहिए। विक्टोरिया कहती है उसे तो तुमने मार डाला, वो वापस कहाँ से आएगी? वैसे इस लड़की को यहाँ पर आते हुए किसी ने देखा क्या? वो कहता है नहीं। तो अब एशले की बॉडी को डिस्पोज करने के बजाय विक्टोरिया एक प्लान बनाती है। वो ठहरी जेनेटिक्स की साइंटिस्ट, उसे लगा कि क्यों ना मैं एशले की क्लोनिंग करूं
और उसे वापस जिंदा करूं। स्पेंसर इससे बहुत प्यार करता है, शायद यही उसकी साइको मेंटालिटी का इलाज हो। इस तरह मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा और वो कत्ल नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस तरह शुरू हुआ था ये सिलसिला कि विक्टोरिया एश्ले का क्लोन बनाती और वही उस काले लिक्विड से निकलती है। फिर उसे क्लीन करके विक्टोरिया स्पेंसर के पास भेजती थी। लेकिन स्पेंसर को क्लोन एश्ले बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें ओरिजिनल एश्ले वाली कोई बात थी ही नहीं। अब जैसे कि एश्ले को वाइन पसंद थी, वो स्पेंसर के बारे में काफी कुछ जानती भी थी, लेकिन क्लोन को ना वाइन पसंद होता है और ना ही वो स्पेंसर को पहचान पाती है। इसीलिए स्पेंसर को गुस्सा आ जाता है और हर बार वो विक्टोरिया की बनाई हुई क्लोन को, यानी एश्ले क्लोन को मार देता है। इस बार विक्टोरिया उसे बहुत डांटती है कि मैं तुम्हारी ओरिजिनल एश्ले की तरह क्लोन्स को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्लोन्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन तुम हो कि झट से उसका कत्ल कर देते हो। ऐसा कैसे चलेगा? देखो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ बेटा, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ दिन रात। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं हर महीने में बिल्कुल एश्ले जैसी एक क्लोन बनाकर तुम्हें दे दूंगी। फिर ये बातें सुनने के बाद स्पेंसर भी मान जाता है। अब विक्टोरिया पार्कर को बताती है कि मैं अपने क्लोन को किसी भी तरह से परफेक्ट बनाकर अपने बेटे को दूंगी, जो एश्ले जैसा सोचेगी और एश्ले की तरह ही बात करेगी। फिर मेरा बेटा साइको नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। विक्टोरिया एक नया क्लोन बनाती है जो पिछले वाले क्लोन्स के मुकाबले काफी इंप्रूव्ड होता है, और वो क्लोन उस काले लिक्विड से निकलती है। तो पहले विक्टोरिया उसको नहलाकर तैयार करती है। दूसरी ओर स्पेंसर ड्राइंग कर रहा होता है अपनी, और उसकी ड्राइंग्स काफी वियर्ड होती है, जिनसे साफ पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर विक्टोरिया आती है और बताती है कि मैंने नई क्लोन बना दी है बेटा, लेकिन फिलहाल तुम उससे मत मिलो, क्योंकि तुम झट से मेरी मेहनत पर पानी फेर देते हो और क्लोन को मार डालते हो। मैं पहले उससे बात करूंगी, उसे ओरिजिनल एश्ले के बारे में सिखाऊंगी, और जब वो सीख जाएगी तब तुम उससे मिलना। कहकर विक्टोरिया चली जाती है, पर कुछ देर में स्पेंसर के कान में एश्ले की आवाज सुनाई देती है। वो चुपके से जाकर उस कमरे में झांकता है जहां विक्टोरिया एश्ले की क्लोन से बातें कर रही होती है। क्लोन काफी हंसकर बात कर रही होती है। अब इस बीच विक्टोरिया जान जाती है कि स्पेंसर बाहर खड़ा है, इसीलिए वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। फिर स्पेंसर बाहर जाकर चींटियों को देखता है और उन्हें ड्रॉ करने लगता है, लेकिन उसकी ड्राइंग में वो चींटियां एश्ले के मुंह पे रेंग रही होती है। उसे लगता है जैसे कि चींटियां उसकी आंख के अंदर जाने वाली है। अब उसको ऐसे अजीबोगरीब ख्यालात आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहता है। और तो और वो एक साइको है जिसे शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन विक्टोरिया अपने जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी के जरिए उसका इलाज करके उसको नॉर्मल इंसान बनाने में लगी हुई है। स्पेंसर बाहर चल रहा होता है तो देखता है कि इनके पड़ोस के घर में एक औरत रहने के लिए आई हुई है। वो अपनी चीजें निकाल रही होती है कि कुछ नीचे गिर जाता है। अब स्पेंसर उसकी मदद करने के बजाय बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है। तो वो कहती है, मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगे। ये सुनकर स्पेंसर तुरंत उसकी मदद के लिए चला जाता है। तो इस पड़ोसन का नाम है मरीसा। दोनों का आपस में परिचय हो जाता है, लेकिन मरीसा नहीं जानती कि स्पेंसर एक साइको है। अब घर आकर स्पेंसर मरीसा को ड्रॉ करता है पहले, वो भी बहुत ही अलग तरीके से। फिर स्पेंसर को लगता है जैसे ड्राइंग वाली मरीसा पलक झपका रही है। इतने में मरीसा स्पेंसर के घर ही आ जाती है। तो विक्टोरिया दरवाजा खोलकर पूछती है, आप कौन है? मरीसा कहती है, शायद आप ही स्पेंसर की माँ है। सुबह स्पेंसर ने मेरी मदद की थी, इसलिए उसके लिए मैं कुकीज बनाकर लेकर आई हूँ। मेरा नाम मरीसा है और आपके पड़ोस में रहने के लिए आई हुई हूँ। पर माँ उसे घर के अंदर नहीं बुलाती, बल्कि कुकीज ले लेती है और थैंक्स कहकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो स्पेंसर पर बरस पड़ती है कि तुम बाहर के किसी से भी कांटेक्ट मत रखा करो। अपनी हालत को तो तुम जानते ही हो, कहीं गुस्से में तुमने उसे कुछ कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो, फिलहाल तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एश्ले पर ही लगाओ। फिर विक्टोरिया एश्ले के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और उसकी बचपन की फोटोज और उसकी कुछ गिनी चुनी डिटेल्स निकालती है और उन्हें वो एश्ले की क्लोन को दिखाती है। अपने बारे में जानकर वो क्लोन बड़ी खुश होती है, लेकिन दूर से ये सब देखकर स्पेंसर को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि माँ उसे एश्ले से मिलने नहीं दे रही है फिलहाल। और फ्रस्ट्रेशन में वो सीधा मरीसा के घर चला जाता है और उसको उसकी ड्राइंग दिखाता है जो स्पेंसर ने बनाई थी। देखने के बाद वो भी बहुत इंप्रेस हो जाती है और कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हो, तुम मुझे एक टैटू डिजाइन करके दोगे? मैं उसको अपने गले पे टैटू करना चाहती हूँ। अब उसका गला देखकर स्पेंसर को अजीब फील होता है, क्योंकि उसे एश्ले का गला दबाकर मारने की आदत सी पड़ चुकी थी। लेकिन वो मरीसा को कुछ नहीं करता और घर आ जाता है चुपचाप। माँ फिर गुस्सा होती है कि तुम बाहर क्यों गए थे? तो स्पेंसर कहता है, मैं घर में बंद पड़ा नहीं रह सकता, मुझे भी लोगों से मिलने का मन करता है, दोस्त बनाने का मन करता है। माँ कहती है, तुम्हें एश्ले चाहिए ना, कल वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और बिल्कुल एश्ले की तरह तुमसे पेश आएगी। प्लीज दूसरों से मिलना बंद कर दो। अब अगले दिन दोस्तों एश्ले मतलब उसकी क्लोन को स्पेंसर से मिलवाने से पहले विक्टोरिया उसे फिर बताती है कि अच्छे से याद रहे कि स्पेंसर ही तुम्हें यहाँ पे लेके आया था और तुम्हें वाइन भी बहुत ही पसंद है। स्पेंसर बहुत ही अच्छी ड्राइंग्स करता है, इसीलिए तुम्हें उससे उसकी ड्राइंग के बारे में पूछना है, उससे ऐसे पेश आना है जैसे कि तुम उसको जानती हो। फिर वो एश्ले को स्पेंसर से मिलवाती है, लेकिन विक्टोरिया को डर जरूर है कि कहीं स्पेंसर इस क्लोन को भी जान से मार न डाले। पहले स्पेंसर एश्ले से पूछता है, क्या तुम वाइन लोगी? वो कहती है, हाँ वाइन मेरा फेवरेट है। वो ला कर दे देता है।
फिर स्पेंसर म्यूजिक प्ले करता है। वो क्लोन काफी अच्छे से बात करती है और स्पेंसर की ड्राइंग्स की भी खूब तारीफ करते हुए एक एक ड्राइंग को बहुत ही बढ़िया ध्यान से देखती है। स्पेंसर ने एशले की भी ड्राइंग बनाई होती है। पहली ड्राइंग तो बढ़िया होती है, लेकिन आगे की ड्राइंग में उसके चेहरे पे चींटियां रेंग रही है और अगली ड्राइंग में तो एशले मर चुकी होती है और उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है। ये देखने के बाद दोस्तों क्लोन डर जाती है और यहाँ बाहर विक्टोरिया भी बहुत डरी भी होती है कि न जाने अब क्या होगा। और तब एशले स्पेंसर से पूछती है, क्या तुम सच में मुझे जानते हो? क्योंकि मुझे अजीब सा फील हो रहा है। बस दोस्तों अगले ही सेकंड स्पेंसर उसका गला दबाकर खत्म कर देता है। क्लोन की चीख सुनकर विक्टोरिया तड़प उठती है और परेशान कि उसके बेटे के अंदर से ये साइको कब मरेगा। स्पेंसर इस क्लोन की लाश को भी घसीटकर उसी टैंक में डाल देता है। फिर विक्टोरिया स्पेंसर से पूछती है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? वो कहता है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, लेकिन अपने अंदर एक बदलाव जरूर महसूस हो रहा है। पहले तो हर चीज में मुझे नेगेटिव बातें दिखती थी, लेकिन अचानक मुझे लगता है जैसे मैं एक इंसान हूँ और ऐसा लगता है जैसे ठीक हो रहा हूँ। वो विक्टोरिया को हक करके थैंक भी करता है। आज विक्टोरिया बड़ी खुश होती है कि उसके बेटे में थोड़ा तो सुधार आ रहा है और फिर वो पार्कर को डिजिटल कॉल के जरिए सब बता देती है कि कई साल बाद बेटे ने मुझे थैंक किया और मेरे गले भी लगा। लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट्स रंग ला रहा है, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। अब मैं और भी कई क्लोन्स बनाकर स्पेंसर की साइको वाली मेंटालिटी को पूरी तरह से ठीक कर दूंगी और फिर वो दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई कर पाएगा और एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। लेकिन विक्टोरिया नहीं जानती कि उसके क्लोन्स के जरिए स्पेंसर ठीक नहीं हो रहा, बल्कि वो इसीलिए थोड़ा नॉर्मल हो रहा है क्योंकि वो मरेसा से मिलने लगा है। अगले सीन में स्पेंसर अपने घर के पास होता है और तब मरेसा जॉगिंग कर रही होती है। वो उससे पूछती है, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? तो वो भी कह देता है, मुझे खामोशी पसंद है। फिर वो आगे कहती है, मुझे भी मेरे थेरेपिस्ट ने कहा कि अपनी पसंद की एक्टिविटीज करो, मन को शांत रखो। मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है ना, और मेरे उतने ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, हमेशा डिस्टर्ब ही रहती हूँ, इसलिए मैं थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रही हूँ। स्पेंसर कहता है, मैं भी एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट करता था, लेकिन आजकल मैं वहां जाना बंद कर दिया हूँ। मरेसा पूछती है, अच्छा क्या तुम्हें भी वो ईटिंग डिसऑर्डर है? तो स्पेंसर कहता, नहीं, मुझे दूसरे टाइप का डिसऑर्डर है। अब इससे पहले कि स्पेंसर आगे कुछ कहता, उसकी आंखों के सामने वो दृश्य दिखता है जिसमें वो एशले का कत्ल करके उसको घसीट लेकर जा रहा है। मरेसा कहती, कोई बात नहीं, अगर बहुत ही दर्दनाक बात है तो मत बताओ। वैसे पास के टाउन में एक आर्ट गैलरी है, तुम्हें भी आर्ट में इंटरेस्ट है ना, तो चलो दोनों वहां पे जाते हैं, सोच कर बताना, फिर हम जाएंगे। ये कहकर मरेसा चली जाती है। अब अगले सीन में विक्टोरिया एशले पर काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद उसके सारे गुणों वाली एक क्लोन बनाती है और उसे स्पेंसर के लिए बढ़िया से तैयार करते हुए कहती है कि बेटा, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। इस बार तो तुम्हें इस क्लोन में और असली एशले में कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा। स्पेंसर कहता है, मैं जानता हूँ माँ, आप जो मेरे लिए कर रही हैं उसके लिए थैंक्स, लेकिन दोस्तों क्लोन को तो अपना नाम तक नहीं पता। तो विक्टोरिया उसे बताती, तुम्हारा नाम एशले है। वो पूछती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मैं अपने घर जाऊँ? विक्टोरिया कहती है, अगर तुम्हें अपने घर का एड्रेस पता है तो मैं खुद तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। पर क्लोन को तो अपना नाम तक पता नहीं था, अपना एड्रेस याद तो दूर की बात है। विक्टोरिया कहती है, तुम घबराओ मत, जल्द ही तुम्हें सब याद आ जाएगा और तुम अपने घर जा पाओगी, तब तक तुम आराम करो। और हर बार विक्टोरिया अपने हर क्लोन से इसी तरह बातें करती है। इतना ही नहीं, वो क्लोन को बाहर भी लेकर जाती है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान बने। फिर विक्टोरिया क्लोन को स्पेंसर के बचपन की एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। वो क्लोन को बताती है, ये मेरा बेटा है, अब वो बड़ा हो गया है। एशले पूछती है, स्पेंसर का डॉग कहाँ है? तो विक्टोरिया मैक्स नाम का एक कब्र दिखाकर कहती है, वो डॉग एक एक्सीडेंट में बहुत ही घायल हो गया था और एक हफ्ता मौत से लड़ता रहा, फिर आखिर में मर गया बेचारा, ये उसी की कब्र है। उसके पास ही एक और कब्र होती है जिसपे लिखा होता है लकी। तो विक्टोरिया क्लोन को बताती है, ये भी हमारा एक डॉग ही था। दूसरी ओर स्पेंसर मरेसा के साथ टाउन चला जाता है और पहली बार वो इतने सारे लोगों को देख रहा होता है और तो और वो उस आर्ट गैलरी में जाकर कई अलग अलग तरह की ड्राइंग्स और कलाकृतियां भी देखता है। तो मरेसा पूछती है, तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हो? वो कहता है, मैंने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा ना, इसीलिए। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? स्कूल और कॉलेज तो तुम गए होंगे? स्पेंसर कहता है, 6th के बाद मैं स्कूल जाना छोड़ दिया था, मेरी माँ मुझे घर पे सिखाई करती है। मरेसा कहती है, लेकिन क्यों? तब वो कहता है कि स्कूल में भी मैं खामोश ही रहता था, मुझे वियर्ड समझते थे सभी। एक बार स्कूल की एक लड़की मुझे चिढ़ा रही थी, वो एक पेड़ पे चढ़ी और कहने लगी, तुम कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। मुझे गुस्सा आया और मैं पेड़ पे चढ़ा और उस लड़की को हराने के इरादे से उससे भी ऊपर चढ़कर मैंने उसको नीचे धकेल दिया और गलती से वो नीचे गिरकर मर गई। उसके बाद से मेरी माँ ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। तो मरेसा कहती है, अच्छा ये बात है, खैर मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। कहकर वो उसको एक ड्राइंग के पास लेकर जाती है। स्पेंसर ने मरीसा की जो ड्राइंग बनाई थी उसे मरीसा ने इसी आर्ट गैलरी में रखवा दिया था। तब वो स्पेंसर को बताती है कि लोग इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बताए तुम बहुत ही टैलेंटेड हो स्पेंसर, और फ्यूचर में हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ड्राइंग्स का ही एक एग्जीबिशन इस आर्ट गैलरी में रखेंगे। दोस्तों लाइफ में किसी ने भी स्पेंसर को इतना एनकरेज नहीं किया था और आज इसकी वजह से स्पेंसर मरेसा को पसंद करने लग जाता है। अब यहाँ विक्टोरिया स्पेंसर को घर में ना पाकर अपने फोन से स्पेंसर के फोन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर अपना फोन घर पे ही छोड़ गया था। यहाँ स्पेंसर और मरेसा रात को लौट आते हैं
और स्पेंसर मरीसा को बाय कहकर अपने घर आ जाता है। और तब ऊपर खड़ी एश्ले को मरीसा देख लेती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि इस घर में सिर्फ स्पेंसर और उसकी माँ विक्टोरिया रहते हैं, तो ये लड़की कौन है। और यहाँ माँ स्पेंसर को फिर डांटती है, अरे तुम्हें हो क्या गया है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट एश्ले बना रही हूँ, जल्दी वो तुमसे मिलने लायक हो जाएगी। और ऊपर वो क्लोन भी दोस्तों इनकी बातें सुन रही होती है और फिर सो जाती है चुपचाप। तब उसके सपने में वो दृश्य दिखाई देता है जब स्पेंसर ने पहले वाले सारे क्लोन्स को जान से मार डाला था। अगले दिन विक्टोरिया क्लोन को देखने जाती है, लेकिन वो बेड पे नहीं होती बल्कि बाहर बैठी होती है। विक्टोरिया पूछती है क्या हो गया। वो बताती कि मुझे ठीक से नींद नहीं आई और सपने में मैंने देखा कि स्पेंसर मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तब मेरे नाखूनों से मैंने जमीन पर खरोंच भी दे दी। सुनकर विक्टोरिया चौंक जाती है, लेकिन क्लोन को दिलासा देती है कि ये महज सपना था, डरो मत। लेकिन वो पार्कर को कॉल करके बताती है कि बार बार एश्ले को क्लोन करने के बाद अब जाकर इस नए क्लोन में उसकी सारी पुरानी मेमोरीज आ गई है। उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा है और उसे ये भी याद आ रहा है कि स्पेंसर ने उसको जान से मारा था। अगर उसे पता चल गया कि वो महज सपना नहीं था बल्कि सच में स्पेंसर ने उसकी जान ली थी, तो मेरा बनाया ये खेल एक पल में बिगड़ जाएगा। लेकिन एश्ले नई क्लोन बाहर आकर उस जगह पहुंच जाती है जहां स्पेंसर ने ओरिजिनल एश्ले को मार डाला था, क्योंकि क्लोन के सपने में उसको ये जगह दिखाई दे रही थी और जैसा उसने सपने में देखा था वहां फर्श पर नाखूनों से खरोंचने के निशान भी होते हैं। क्लोन समझ जाती है कि जरूर स्पेंसर ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों क्लोन अब तक ये नहीं जानती कि असली एश्ले मर चुकी है और वो खुद एक क्लोन है। फिर वो स्पेंसर की बनाई हुई ड्राइंग्स भी देखती है जिसमें स्पेंसर ने एश्ले को मरी हुई हालत में ड्रॉ करके रखा होता है। तो शॉक होकर वो उस ड्राइंग बुक को भी चुपचाप लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अब यहाँ स्पेंसर विक्टोरिया से कहता है कि प्लीज अब आप एश्ले के क्लोन्स बनाना छोड़ दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मरीसा के साथ खुश हूँ। पर विक्टोरिया कहती है शुरू में तो सब सही रहेगा, लेकिन एक दिन तुम उसको भी मार डालोगे बेटा, फिर क्या होगा। मेरी बात मानो, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे अंदर के साइको का इलाज करने के लिए ही तो मैं इतने सारे क्लोन्स बना रही हूँ। इस आखिरी क्लोन को तुम एक चांस दे दो, सब सही हो जाएगा। तो अगले दिन दोस्तों मरीसा स्पेंसर के घर पर आती है, तो वहाँ विक्टोरिया क्लोन के साथ बातें कर रही होती है। अब मरीसा जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़की है कौन। वो चुपके से उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है, लेकिन क्लिक की आवाज सुनकर विक्टोरिया और क्लोन मुड़ती है तो मरीसा भागकर एक जगह छुप जाती है। दूसरी ओर स्पेंसर अपनी ड्राइंग बुक को ढूंढ रहा होता है। यहाँ विक्टोरिया को उसकी कंपनी से कॉल आता है और उसको जल्दी बुलाया जाता है वहाँ पे। विक्टोरिया भी स्पेंसर से कहकर कंपनी के लिए निकल जाती है। अब दोस्तों क्लोन कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। दूसरी ओर मरीसा ने जो क्लोन की फोटो क्लिक की थी उसे सिस्टम पे अपलोड करके फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए पता चल जाता है कि एश्ले कौन है। उसे नेट पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि एश्ले एक चोर और फ्रॉड है जो कि पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। तो वो तुरंत ही स्पेंसर को मैसेज करके कह देती है तुम्हारे घर में जो लड़की रह रही है ना वो एक क्रिमिनल है। लेकिन विक्टोरिया ने स्पेंसर के फोन को हैक करके रखा होता है ताकि स्पेंसर को कोई भी मैसेज आए तो वो विक्टोरिया के फोन पर भी डिलीवर हो जाए। तो वो सीधे स्पेंसर को कॉल करके कहती है कि बेटा ये तुमने क्या किया, तुमने एश्ले के बारे में मरीसा को क्यों बताया। स्पेंसर कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। तो विक्टोरिया घबरा जाती है कि मरीसा ने खुद ही पता लगा लिया शायद। वो वापस घर के लिए निकलती है, पर इसी बीच मरीसा स्पेंसर के घर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो लड़की जो तुम्हारे घर में रह रही है उसके बारे में तुम कुछ जानते भी हो क्या। वो कहता है तुम उसे नहीं जानती मरीसा, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ। उसका नाम एश्ले है और वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। इसी बीच एश्ले की क्लोन अपने कमरे से बचने के लिए एक हथौड़े से लॉक को तोड़ने लगती है। आवाज सुनकर मरीसा स्पेंसर से कहती है वही लड़की होगी पक्का जो ताला तोड़ रही होगी, जल्दी पुलिस को कॉल करो, उसे अरेस्ट करवाना होगा। अब स्पेंसर टेंशन में तो होता है और उसकी समझ में नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसके अंदर का साइको फिर जाग जाता है दोस्तों और मरीसा का गला घोंटकर वो उसे मार डालने की कोशिश करता है। पर मरीसा एक बोतल उसके सर पे दे मारकर उसको घायल कर देती है और फिर 911 को कॉल करती है और वो कॉल भी उठा लेते हैं। लेकिन स्पेंसर ने मरीसा का गला कस के पकड़ा होता है और वो भी कुछ बोल नहीं पाती। फिर एक ग्लास पीस को मरीसा पर घोंप कर वो उसका कत्ल कर देता है। इसी बीच कमरे से क्लोन बाहर निकल आती है और वो ये दृश्य देख लेती है और पूरी तरह डर जाती है। इसी बीच विक्टोरिया घर के अंदर आ जाती है तो एश्ले जल्दी से लैब में जाकर छुप जाती है और वहाँ वो विक्टोरिया की क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स की सारी चीजें देखती है। वहाँ एश्ले की पर्सनल फोटोज होती हैं और सिस्टम पर वो एश्ले की बॉडी को देखती है। फिर वो बौखला जाती है कि ये तो मेरी बॉडी है। इतना ही नहीं, उस बॉडी के हाथ पर एक अलग ही डिजाइन का टैटू होता है, लेकिन वो इस क्लोन के हाथ पे नहीं होता क्योंकि ये तो एक क्लोन है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसमें एक वीडियो फाइल होता है जिसमें एक काले लिक्विड से एश्ले निकलती है। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 एश्ले निकलती है। तब जाकर उसको समझ में आता है कि मैं खुद भी एक क्लोन हूँ। इतने में विक्टोरिया घर के अंदर आकर मरीसा की लाश को देखती है और स्पेंसर के गाल पे कस के चाटा मारते हुए कहती है इसीलिए मैं मना कर रही थी इस लड़की को मत मिलो। तो वो कहता है कि माँ इसमें मेरी गलती नहीं है,
मरीसा ने तुम्हारी और एश्ले की फोटो क्लिक कर ली थी। उसने एश्ले के बारे में सब पता कर लिया था और वो पुलिस को कॉल करने जा रही थी। उसकी जान लेने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इतने में 9:11 से कॉल आता है, मतलब पुलिस जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगी। उससे पहले इनको मरीसा की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तो स्पेंसर तुरंत एश्ले को देखने ऊपर जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती। विक्टोरिया कहती तुम मरीसा की बॉडी को डिस्पोज करो, एश्ले की क्लोन को मैं ढूंढ लूंगी। कहकर वो अपनी लैब में जाती है तो वहाँ पे एश्ले की क्लोन हाथ में हथौड़ा लिए खड़ी होती है और पूछती है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो विक्टोरिया कहते तुम एक परछाई हो, सच नहीं हो, और मैंने तुम्हें क्रिएट किया है। क्लोन कहती है कि मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रही, अब तक तो तुम्हें अपने बारे में सब पता चल गया होगा। तुम एक चोर हो, एक फ्रॉड हो। अगर पुलिस यहाँ पे आई तो तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देगी। तुम मर चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। क्लोन कहती है मुझे नई जिंदगी दी तुमने मुझ पे कोई रहम नहीं किया, समझी। तुमने अपने बेटे के हाथों मरवाने के लिए खिलौने के तौर पर मुझे बनाया और मेरी जैसी कई क्लोन्स को बनाकर उस दरिंदे के हाथों तुम मरवा भी चुकी हो। फिर वो विक्टोरिया को हथौड़े से मारने की कोशिश करती है। तो विक्टोरिया कहती कि प्लीज मेरी बात सुनो, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट्स की सफलता हो। मैं क्लोनिंग करके बस ओरिजिनल एश्ले को वापस पाना चाहती थी और तुम्हें सब याद आ गया। मतलब तुम में और उस ओरिजिनल एश्ले में कोई फर्क ही नहीं है, तुम ओरिजिनल एश्ले हो। लेकिन इस बीच अचानक से क्लोन विक्टोरिया के सर पे हथौड़ा दे मारती है और विक्टोरिया बेहोश। तब स्पेंसर वहाँ पे आता है और एश्ले को नीचे धकेलकर हमेशा की तरह एश्ले की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि एश्ले 4 या 5 बार स्पेंसर के हाथों मारी जा चुकी थी, उसे स्पेंसर के सारे मूवमेंट्स पता होते हैं, तो इस बार वो स्पेंसर के प्राइवेट पार्ट्स पे पंच घोंटा था। उसी तरह एश्ले की ये क्लोन उसका गला दबाती है और उसका सर फोड़कर उसे मार डालती है। दोस्तों इतने में पुलिस आ जाती है और एश्ले को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि एश्ले पहले से उनकी वांटेड लिस्ट में है। तो पुलिस फैसला करती है कि मरीसा और स्पेंसर का कत्ल इसी ने किया होगा। इसी बीच बेहोश पड़ी विक्टोरिया को होश आ जाता है और अपने मरे हुए बेटे को देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि अपने बेटे के लिए वो इतना कुछ कर रही थी, लेकिन अब वो बेटा नहीं रहा। फिर विक्टोरिया अपने घर के सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो डिजिटली पार्कर से बातें करती है। पार्कर कहता है सब खत्म हो चुका है, अब कम से कम अब तो स्पेंसर को तुम छोड़ ही दो। विक्टोरिया कहती है तुम अपने बेटे को बड़ी आसानी से भूल गए होंगे, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं उसे वापस लाकर ही रहूंगी। तो वो कहता है कि तुम कितनी बार कोशिश कर चुकी हो, लेकिन कभी सफल नहीं होगी। विक्टोरिया कहती कोई बात नहीं, फिर भी मैं बार बार कोशिश करती रहूंगी, कहकर वो कॉल काट देती है। और दोस्तों इनकी बातों से पता चल जाता है कि असली स्पेंसर तो कब का मर चुका था। अब तक हम जिस स्पेंसर को देख रहे थे वो खुद स्पेंसर का एक क्लोन है। तभी तो पार्कर ने विक्टोरिया से कॉल में कहा था कि कम से कम अब तो स्पेंसर को तुम छोड़ ही दो, मतलब स्पेंसर मर चुका। और पार्कर उस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन विक्टोरिया अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है कि बेटा मर चुका। जब स्पेंसर छोटा था शायद तभी वो मर गया था, क्योंकि विक्टोरिया के पास स्पेंसर की सिर्फ बचपन की वीडियो है जिसमें वो 7 साल का था। उसके बाद का कोई वीडियो उसके पास है ही नहीं। मतलब वही असली स्पेंसर था जो छोटी उम्र में मर गया था। उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो और उसके डॉगी की मौत हो गई। विक्टोरिया ने एश्ले के क्लोन को स्पेंसर के डॉग मैक्स की जो कब्र दिखाई थी, उसके पास जो लकी नाम की कब्र थी ना, शायद वो स्पेंसर की कब्र थी, जिसे विक्टोरिया ने अपने दूसरे डॉग की कब्र बताई। स्पेंसर के मरने के बाद विक्टोरिया उसे क्लोनिंग के जरिए वापस लेकर आ गई, लेकिन ओरिजिनल स्पेंसर के गुण उसमें नहीं थे। उसके अंदर अजीब से साइको थॉट्स आते रहते और स्कूल में वो बच्चों को बेवजह नीचे धकेल देता, उन्हें घायल कर देता। एक लड़की को तो उसने पेट से धक्का देकर नीचे मार दिया था। इसीलिए विक्टोरिया ने स्पेंसर के क्लोन को स्कूल नहीं भेजा और घर पर ही उसको सिखाने लग गई। इस बेटे को, मतलब बेटे के क्लोन को ओरिजिनल स्पेंसर जैसा बनाने के लिए विक्टोरिया ने कई कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। दिन भर दिन वो और ज्यादा साइको बनने लग गया। तब एक दिन वो एश्ले को घर लेकर आया और उसे पसंद भी करने लगा, लेकिन गुस्से में उसने एश्ले का कत्ल कर दिया और विक्टोरिया से कहने लगा कि मैं एश्ले को वापस पाना चाहता हूँ। तब विक्टोरिया ने डिसाइड किया कि एश्ले के जरिए ही स्पेंसर नॉर्मल बन सकता है और फिर शुरू हुआ क्लोन्स बनाने का सिलसिला। अब प्रेजेंट में एश्ले की आखिरी क्लोन को पुलिस ने पकड़ लिया और स्पेंसर का क्लोन भी मर चुका है, पर माँ अभी भी मूव ऑन नहीं करना चाहती और अपने लैब में फिर एक बार स्पेंसर के नए क्लोन को वो क्रिएट करती है और वो क्लोन उस काले लिक्विड से बाहर निकलता है। मतलब जिस तरह विक्टोरिया ने बार बार एश्ले के क्लोन्स को बना बनाकर आखिर में ऐसा क्लोन पा ही लिया जो लगभग ओरिजिनल हो, उसी तरह शायद उसने स्पेंसर के भी कई बार क्लोन्स बना बनाकर आखिर में ओरिजिनल स्पेंसर जैसा क्लोन बना लिया और शायद वो क्लोन एक नॉर्मल इंसान बनकर जी पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और बार बार स्पेंसर का क्लोन साइको ही निकला तो पता नहीं कौन बेचारी लड़की उसके हाथ लगेगी और स्पेंसर उसे मार डालेगा। और क्या पता फिर विक्टोरिया उस विक्टिम का बार बार क्लोनिंग करके अपने बेटे के क्लोन को